चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन. गुड आफ्टरनून एवरीवन. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून ऑल. मेरी आवाज आ रही क्या सबको? क्या सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? ऑडिबल हूं क्या? ठीक. चलो. पिछला जो काम दिया था वो पूरा डिस्कशन हो गया था. कल मैंने 14 क्वेश्चन दिए करने को, वो किए क्या सॉल्व? अभी पहले थोड़ा आगे पढ़ाता हूँ, फिर धीमे धीमे उनका डिस्कशन लूंगा. ठीक है. स्टार्ट करते हैं. चलो, आज हम लोग पढ़ेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. नाम सुना है कभी एम्पिरिकल फॉर्मूला? नाम सुना है कि नहीं सुना है? ठीक है. एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड पहले थ्योरी लिखेंगे, इसका रूल्स है कुछ न कुछ. एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सबको पता है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एवरीवन नोस. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको क्या बताता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बताता है रिप्रेजेंट्स. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेसिकली represents exact number of atoms present in a molecule. Molecular formula represents exact number of atoms present in a molecule. किसी भी मॉलिक्यूल में जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है. जैसे फॉर एग्जांपल 1 molecule of water is what? H2O. तो 1 molecule of water क्योंकि H2O है,
तो 1 molecule of water has what? 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. यही है 1 molecule of water. Getting na 1 molecule of water has got 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. Therefore, molecular formula is what? Therefore, molecular formula of water is what? 2H. Molecular formula of water is given by 2 atoms of hydrogen plus 1 atom of oxygen. मतलब क्या? H2O. ये सुनो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास की बात नहीं कर रहा हूँ, 18 कह रहे हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ शार्विल। मॉलिक्यूलर मास तो वो तो हो गया ना, कैसा ना। उसी तरह से अगर मैं कहूं, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, मैं ऐसे कहता हूं, अगला दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं। सपोज मैं कहूं वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज has 6 atoms of carbon, 12 atoms of hydrogen and 6 atoms of oxygen. Yes, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? Therefore, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के पास 6 आटम कार्बन के हैं, 12 आटम हाइड्रोजन के हैं और 6 आटम ऑक्सीजन के हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया कार्बन के 6 आटम, हाइड्रोजन के 12 आटम, ऑक्सीजन के 6 आटम, C6H12O6। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको क्या बताता है कि एक मॉलिक्यूल में एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। समझे क्या? राइट, लिखो जल्दी से, ये पहले लिखो, पहले जल्दी से लिख के हो जाए तो बताओ। लिख के हो जाए तो बताओ। ठीक है, राइट। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सिमिलरली अनदर एग्जांपल, जैसे मैं कहूं अनदर एग्जांपल, इफ आई से वन मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज इज कॉमन शुगर, टेबल शुगर, जो शुगर हमारे घर में होती है ना, टेबल शुगर, दैट इज सुक्रोज। वन मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज मतलब टेबल शुगर, जो शुगर हमारे घर में अवेलेबल होती है, व्हाइट शुगर, दैट इज सुक्रोज। वन मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज हैज 12 atoms of carbon, 22 atoms of hydrogen and 11 atoms of oxygen. Yes, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक मॉलिक्यूल के पास कितने कितने एटम्स हैं? Therefore मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज क्या हो जाएगा?
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज क्या हो जाएगा? एक मॉलिक्यूल के पास 12 एटम्स कार्बन के हैं, 22 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, 11 एटम्स ऑक्सीजन के हैं। तो क्या हो गया? C12H22O11। यस नॉट? राइट। उसी तरह से सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला में। ये क्लियर हो रहा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब ये होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको एग्जैक्टली बताता है कि एक मॉलिक्यूल के पास कितने एटम्स हैं, कौन कौन से कितने एटम्स हैं। आपको सीधा बस यही रिलेशन बताता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वन मॉलिक्यूल इज हैविंग हाउ मेनी नंबर ऑफ विच एटम्स। जैसे कार्बन के 12 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 22 एटम्स है, ऑक्सीजन के 11 एटम्स है। तो ये क्या, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता रहा है आपको, है कि नहीं? राइट। चलो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं आपके लिए। चलो मैं ऐसे लेता हूं कि वन मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम टेट्रा थायोनेट हैज, अभी आपको क्या क्या दिया गया है? आपको दिया गया है 4 एटम्स ऑफ सोडियम, 2 atoms of sodium, 4 atoms of sulfur and 6 atoms of oxygen। तो क्या रहेगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सोडियम टेट्राथायोनेट, टेट्राथायोनेट क्या होगा? Na2S4O6। यस नॉट? क्लियर? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। इतना एकदम पहले सिंपल चीज बताइए, इसमें कोई डाउट है तो बता सकते हो पहले। इसमें किसी तरह का कोई डाउट है तो बता सकते हो। कोई डाउट नहीं है? चलो अब क्या है, अब आते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला में। पहले मतलब समझो एम्पेरिकल फॉर्मूला का क्या मतलब होता है, पहली बार नाम सुन रहे हो। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एकदम सिंपल है, राइट। अब अगर हम आते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला में, एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या करता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपली रिप्रेजेंट्स empirical formula simply represents the simplest ratio, it represents the simplest ratio between number of atoms present in a
single molecule. Empirical formula, it simply represents the simplest ratio between number of atoms present in a single molecule. एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, अलग अलग तरह के जो एटम्स प्रेजेंट है, उनका सिंपलेस्ट रेशियो जो होता है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है उसको रिप्रेजेंट करता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले एकदम जनरल एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल जैसे सपोज करो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. देखना ध्यान से, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की, इफ वी टॉक अबाउट हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हैज वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड has two atoms of hydrogen and two atoms of oxygen. समझे क्या? Therefore, अगर आप कहो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा हाइड्रोजन के दो एटम्स, ऑक्सीजन दो एटम्स H2O2. अब in one molecule, in one molecule, number of atoms of hydrogen upon number of atoms of oxygen, क्या रेशियो है? 2:2. सिंपलेस्ट रेशियो कितना? 1:1. समझा क्या? तो व्हाट इज द सिंपलेस्ट रेशियो? व्हाट इज द सिंपलेस्ट रेशियो? ये क्या हो गया? 1:1 क्या हो गया? 1:1 becomes the simplest ratio. This becomes the simplest ratio. तो अगर आपसे कहा जाए एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखिए, that is हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन कितना है? 1:1 रेशियो इन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. यस नॉट? देयरफॉर अगर आपसे कहा जाए एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ H2O2, ये कितना होगा? हाइड्रोजन का कितना एटम? 1 और ऑक्सीजन कितना? 1. कितना होगा? H1O1 और सीधा सीधा HO हो HO. बात समझ में आई क्या? एम्पिरिकल फॉर्मूला सीधा सीधा रेशियो बताता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम्स बताता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला बताता है कि एटम्स के बीच में क्या रेशियो है वो. एक और एग्जांपल लेते भी और अच्छे समझ में आएगा. एक और एग्जांपल लेते भी और अच्छे से क्लियर होगा. लिखो इसको पहले. इसको लिखो पहले जल्दी से. हाँ मैं वेट कर रहा हूं, लिखो जल्दी से. हो जाए तो बताना.
लिख लो। हो गया। इसके पहले की स्लाइड देखो, इसके पहले की स्लाइड। सार्थक, सार्थक वाघमारे। हो जाए तो बताना, इसके पहले एक स्लाइड। हो गया। चलो अगला एग्जांपल लेके दिखाता हूं तुम्हें। सिमिलरली जैसे हमने देखा ग्लूकोज में, अनदर एग्जांपल, जैसे हमने देखा वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, C12 C6H12O6, C6H12O6, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 के पास बताओ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स is 2, number of hydrogen atoms is 2, number of oxygen atoms. क्या रेशियो है इनके बीच में? देखो, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हैज व्हाट, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हैज व्हाट 12 एटम्स, सॉरी 6 एटम्स, 6 एटम्स of carbon, 12 atoms of hydrogen and what 6 atoms of oxygen. So what is the ratio? 6:12:6. सिंपलेस्ट रेशियो कितना आएगा? 1:2:1. यही आएगा ना सिंपलेस्ट रेशियो। गेटिंग ना? ये क्या हो गया? ये हो गया सिंपलेस्ट रेशियो। यही आएगा सिंपलेस्ट रेशियो। बताओ, राइट। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए भाई एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज बताइए। C6H12O6 कितना बताएंगे आप? C1H2O1। बताइए, या सीधा सीधा CH2O, सीधा सीधा कहिए तो CH2O। क्या समझे? समझे क्या? ये बात बताओ, समझ में आई क्या? इतना पहले बताओ, ये समझ में आया तो आगे बढ़ेंगे। इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? किसी स्टूडेंट को किसी तरह का कैसा भी कोई डाउट है क्या? किसी तरह का कोई डाउट है तो बताओ। एक और एग्जांपल ले, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। एक और थोड़ा अलग सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब देख के बताना, अब देख के बताओ। अनदर एग्जांपल, इफ आई से वन मॉलिक्यूल, one molecule of sucrose C12H22O11, वन मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज के पास क्या है? हमने क्या देखा? 12 एटम्स ऑफ कार्बन, 22 atoms of hydrogen and 11 atoms of oxygen. तो find empirical formula
ऑफ C12H22O11। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज टू number of hydrogen atoms is to number of oxygen atoms। कार्बन एटम्स कितने? 12 is to 22 is to 11। इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है क्या? एक ही है ना, 1 कॉमन फैक्टर। क्या एक ही कॉमन फैक्टर है? ये और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या ये रेशियो? ये रेशियो और सिंप्लीफाई नहीं। 6:1 कैसे हो जाएगा? गलत। 6:1 कैसे हो जाएगा? गलत बोला। किसने बोला? अर्पित। गलत बोला आपने। 6:1 इसमें इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। द ओनली कॉमन फैक्टर इज 1। तो इनके बीच में जो सिंपलेस्ट रेशियो है यही सिंपलेस्ट रेशियो है। दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो। देयर इज नो अदर सिंपलेस्ट रेशियो इन बिटवीन देम। इनके बीच में यही सिंपलेस्ट रेशियो है। समझे क्या? हाँ, इसके इसके आगे नहीं हो सकता, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। देयरफॉर इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या रहेगा? इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला will be C12H22O11। हाँ, 1 तो रहेगा ना, 1 तो हमेशा कॉमन फैक्टर रहता है ना। तो अगर 1 का कॉमन फैक्टर हो, क्या आप कैंसिल क्या कर सकते हो? आप कुछ इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो ना? नहीं कर सकते ना। 1 कॉमन फैक्टर है, मगर 1 कॉमन फैक्टर लेके आप इसको और सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते ना। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? फर्स्ट स्लाइड क्या ये लिख के हुआ क्या? पहले बताओ, ये लिख के हुआ क्या? फर्स्ट स्लाइड देखो, फर्स्ट स्लाइड जल्दी से। यस, कॉमन फैक्टर इज 1, मतलब आप उसको और कैंसिल नहीं कर सकते, आप उसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला विल बी सेम एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मगर एम्पिरिकल फॉर्मूला जो आया C12H22O11 वो क्या बता रहा है? द रेशियो ऑफ कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन एटम्स in 1 molecule of sucrose is 12:22:11। एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बता रहा है? C12H22O11 वो ये बता रहा है कि 1 molecule of sucrose has 12 atoms of carbon, 22 atoms of hydrogen and 11 atoms of oxygen। ये मतलब हुआ। फर्स्ट स्लाइड हो गया देख के? फर्स्ट स्लाइड हो गया क्या लिख के? आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ूं क्या? फर्स्ट स्लाइड, someone was asking for the first slide। फर्स्ट स्लाइड लिख के हुआ क्या? हाँ, तो ये ऑल्दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम आया है, मगर मतलब अलग अलग है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O11 का मतलब क्या हुआ कि 1 मॉलिक्यूल हैज 12 एटम्स ऑफ कार्बन, 22 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 11 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला C12H22O11 आया, इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन इज 12:22:11। ये मतलब हुआ। क्लियर हुआ? ये मतलब हुआ इसका 12:22। ये चीजें में ये फर्क है, ये डिफरेंस है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है? कोई डाउट है तो बताओ। यस, फॉर्मूला इज सेम बट द मीनिंग इज डिफरेंट।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में नंबर ऑफ एटम्स वैसे ही आते हैं, जबकि एम्पिरिकल फॉर्मूला में सिंपलेस्ट रेशियो आता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं वो एज इट इज वैसे ही आते हैं, जबकि एम्पिरिकल फॉर्मूला में सिंपलेस्ट रेशियो आता है। ठीक है, क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल ले लेता हूं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं कहूं, अगला एग्जांपल मैं कहूं, वन मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम टेट्राथायोनेट has 2 atoms of sodium, 4 atoms of sulfur and 6 atoms of oxygen. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा? Na2S4O6, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, गेटिंग ना? Na2S4O6, राइट। एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ सोडियम एटम्स is to number of sulfur atoms is to number of ऑक्सीजन एटम्स। तो नंबर ऑफ सोडियम एटम्स कितने हो गए? 2:4:6। कॉमन रेशियो कितना? कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है ना, तो ये सिंप्लीफाई हो सकता है। कितना होगा? 1:2:3। यस नॉट? तो ये क्या हो गया? ये हो गया सिंपलेस्ट रेशियो, राइट। तो अगर सिंपलेस्ट रेशियो ये आ गया तो फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? कार्बन इज टू सॉरी सोडियम इज टू सल्फर इज टू ऑक्सीजन, सोडियम इज टू सल्फर इज टू ऑक्सीजन इज कितना? 1:2:3। तो कितना आ गया? Na1S2O3। दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये क्या है? ये है एम्पिरिकल फॉर्मूला। बात समझ में है क्या? क्लियर हुआ? कोई डाउट है? कोई डाउट है तो बताओ। नहीं? पक्का? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं किसी को? ठीक, चलो अब हम लोग क्या करेंगे? पहले कुछ रूल्स लिखने वाले हैं। स्टेप्स फॉर राइटिंग या स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग। पहले मैं जैसा लिखवा रहा हूं पहले वैसा लिखो, फिर मैं बाद में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है?
Steps for calculating the empirical formula. Steps for calculating the empirical formula. चलो, तो अब आप एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को किसी एक कंपाउंड में, जैसे NaOH में कितना परसेंटेज सोडियम है कि नहीं, उस तरह के क्वेश्चंस करा दिए मैंने। NaOH में व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सोडियम बाय मास। फिर हमने देखा था कि किसी कंपाउंड में 8% सल्फर है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब वो कंसेप्ट समझ में आ गया ना, वो कंसेप्ट समझ में आया ना, वो कंसेप्ट तो समझ में आया ना। परसेंटेज किसी एक मॉलिक्यूल में परसेंटेज ऑफ वन पर्टिकुलर एलिमेंट बाय मास का क्या मतलब होता है। ऐसे क्वेश्चंस किए ना हमने कि नहीं किए? किए ना, सबने किए ना मेरे साथ वो क्वेश्चन। मैंने वो क्वेश्चन सबको कराए ना, उसमें किसी को डाउट नहीं, मैंने पूरा डिस्कशन भी लिया, ठीक है, उसमें तो किसी को डाउट नहीं किसी तरह का। तो अब इंपेरिकल फॉर्मूला की कैलकुलेशन में सबसे पहली चीज जो गिवन रहती है, किसी एक मॉलिक्यूल में परसेंटेज बाय मास ऑफ एवरी एलिमेंट इज गिवन। मतलब जैसे अगर आपको दिया गया है, जैसे अगर आपको जैसे मान लो आपको C3O2 मॉलिक्यूल दिया गया, कार्बन सब ऑक्साइड दिया गया, कोई मॉलिक्यूल कार्बन सब ऑक्साइड है, इसमें आपको गिवन क्या रहेगा, अभी ये लिखना नहीं, बस समझा रहा हूं। इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास है 3 आटम कार्बन के, एक कार्बन 12 होता है तो 3 × 12 प्लस 2 आटम ऑक्सीजन के 2 × 16, 36 प्लस 32, तो ये कितना आ गया? ये 68 ग्राम्स आ गया। यस नॉट? अब अगर आपसे कहा जाए परसेंटेज ऑफ कार्बन इन C3O2, तो ये मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया 1 मोल C3O2 आप लोगे, उसका ग्राम मोलर मास कितना है? 68 ग्राम है। 1 मोल C3O2 के पास क्या है? 3 मोल कार्बन है और 2 मोल ऑक्सीजन है। समझे क्या? 3 मोल कार्बन है, मतलब मास ऑफ कार्बन कितना है? 3 × 12 विच इज 36 ग्राम, एंड मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 2 × 16 विच इज 32 ग्राम्स। यस नॉट? तो अगर आपसे कहा जाए कि परसेंटेज ऑफ कार्बन बाय मास, कितना निकालोगे आप? आपसे कहा जाए परसेंटेज ऑफ कार्बन बाय मास कितना होगा? मास ऑफ कार्बन अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ C3O2 इंटू 100, ऐसे निकालोगे ना। मास ऑफ कार्बन कितना है? 36 है, अपॉन मोलर मास कितना है? 68 है, इंटू 100, ऐसे ही करोगे ना। यही सिखाया ना मैंने आपको। तो अब इंपेरिकल फॉर्मूला के क्वेश्चन में सबसे पहली चीज जो गिवन होती है, जो क्वेश्चन लिख कर देता है, सबसे पहली चीज जो क्वेश्चन लिख कर देता है इंपेरिकल फॉर्मूला के क्वेश्चन में, वो होता है परसेंटेज बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट इन अ गिवन कंपाउंड। गिवन कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का परसेंटेज बाय मास दे दिया जाता है क्वेश्चन में। ये बात समझ में आई क्या? सबसे पहली चीज जो इंपेरिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में दिया जाता है, वो क्या दिया जाता है? परसेंटेज बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट दिया जाता है। सबको पता है ना? अभी जैसे मैं आपसे कहूं यहां से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय मास, आप कैसे निकालोगे? मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ C3O2 इंटू 100। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना? 32, ग्राम मोलर मास ऑफ C3O2 कितना? 68 इंटू 100। तो ये सॉल्व कर सकते हो, 4 8 टाइम्स 4 17 टाइम्स, तो यह 800/17 सॉल्व कर लोगे, जो भी आ जाएगा। गेटिंग ना? तो सबसे पहली चीज जो हमको गिवन होता है, वो क्या गिवन होता है? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच इज गिवन इन द क्वेश्चन इज परसेंटेज बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज गिवन। क्लियर हुआ क्या? गेटिंग ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फर्स्ट percentage by mass of each element
in a molecule is given, percentage by mass of each element in a molecule is given. समझे क्या? राइट तो ये पॉइंट नहीं है, ये बस एक इंफॉर्मेशन है कि इज गिवन इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में परसेंटेज बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट जो है वो दिया रहता है क्वेश्चन में, राइट. तो using this information of percentage by mass, follow the given steps to calculate the empirical formula of a compound. हमें क्वेश्चन में परसेंटेज बाय मास ऑफ एवरी एलिमेंट दिया गया होगा, हम लोग उस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे और अब जो मैं स्टेप्स लिख रहा हूं उन स्टेप्स को फॉलो करके हम एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड निकालेंगे. समझे क्या? बात समझ में आई क्या? तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप कहता है डिवाइड द परसेंटेज बाय मास. फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप्स लिखो, ऑफ ईच एलिमेंट by its atomic mass. Divide the percentage by mass of each element by its atomic mass to obtain relative number of moles. समझे क्या? या फिर ऐसे लिखो. फर्स्ट स्टेप क्या है? कैलकुलेट रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स. Calculate relative number of moles of each element. Calculate relative number of moles of each element in a molecule. समझे क्या? राइट. कैसे निकालेंगे इसको हम लोग? कैसे निकालेंगे? relative number of moles is equal to relative number of moles of an element. Relative number of moles of an एलिमेंट इज इक्वल टू कितना? परसेंटेज बाय मास ऑफ एन एलिमेंट अपॉन कितना? एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट. मतलब सबसे पहले आप क्या करोगे? आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया होगा? आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा परसेंटेज बाय मास हर एक एलिमेंट का. तो सबसे पहले आप क्या करोगे? यू विल कैलकुलेट रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट. सबसे पहले आप हर एक एलिमेंट का
रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। कैसे निकालोगे, मैंने फॉर्मूला लिख के दिया है, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू परसेंटेज बाय मास ऑफ एन एलिमेंट, जो आपको दिया गया होगा क्वेश्चन में, अपॉन एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। ये बात समझ में आई क्या? सबसे पहले हम लोग ये करेंगे, राइट? क्लियर हुआ? अच्छा, फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या करोगे? सेकेंड स्टेप करोगे, चूज द, सेलेक्ट द out of all the elements, out of all the elements, select the least value, मतलब smallest value of relative number of moles calculated in स्टेप 1। मतलब पहले वाले स्टेप में आपने क्या किया है, पहले वाले स्टेप में आपने सभी एलिमेंट्स के रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकाले, तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऐसे अलग लगाएंगे ना, किसी का 2, किसी का 4, किसी का 5, किसी का 6, यस और नॉट। तो आपको क्या करना है, आपके पास जितने भी रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आए हैं, आप उसमें से सबसे छोटा वैल्यू चूज करिए। जितने भी रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाले हैं, आप उसमें से क्या करिए, सबसे छोटा वैल्यू चूज करिए। क्या लिखा है? आउट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स सेलेक्ट द लीस्ट वैल्यू ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेटेड इन स्टेप 1। समझे? यू हैव टू सेलेक्ट द लीस्ट वैल्यू, सेलेक्ट द लीस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेटेड इन स्टेप 1। ये बात समझे क्या? क्लियर? मतलब हमने सभी एलिमेंट्स के रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं, उसमें से जो सबसे छोटा वैल्यू होगा रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स का, हम उसको सेलेक्ट करेंगे। यस नॉट? राइट? क्लियर? पेज चेंज करूं क्या? लिख के हुआ क्या? लिख के हुआ क्या? लिख के हुआ क्या? बोलो, लिख के हो गया? चलो, कैसे किया जाएगा? थर्ड स्टेप आप क्या करोगे? थर्ड स्टेप आप करोगे, कैलकुलेट सिंपल रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट। इसको आप कैसे निकालोगे? सिंपल रेशियो ऑफ एलिमेंट, ध्यान से देखना है कैसे करोगे आप इसको। सिंपल रेशियो ऑफ एलिमेंट, दिस विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू, सबसे पहले स्टेप पे आपने क्या किया, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकाले ना, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकाले ना। simplest ratio of moles of each element, या सीधा सीधा सिंपल रेशियो ही रखो, सिंपल रेशियो, इसको ब्रैकेट में कर दो, ऑफ ईच एलिमेंट। आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए सिंपल रेशियो चाहिए होता है ना, तो आप क्या करोगे, सिंपल रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट निकालोगे। कैसे निकालोगे आप कैसे निकालोगे? सिंपल रेशियो ऑफ एन एलिमेंट simple ratio of an element is equal to what? is equal to, देखना ध्यान से, हमने ऊपर निकाला ना, this is equal to relative
number of atoms या रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, हमने फर्स्ट स्टेप में निकाला ना, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन, फर्स्ट स्टेप में आपने जो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकाले, तो आप जिस एलिमेंट का आप सिंपल रेशियो निकाल रहे हो, आपको एम्पिरिकल फॉर्मूले में सिंपल रेशियो चाहिए होता है ना, तो आप जिस एलिमेंट का सिंपल रेशियो निकाल रहे हो उस एलिमेंट के रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन सभी रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स में से स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट वैल्यू among all relative number of moles। आपने भी सेकंड स्टेप में चूज किया ना, आपने सिलेक्ट किया ना सेकंड स्टेप में, हाँ लीस्ट वैल्यू आपने सिलेक्ट किया ना सेकंड स्टेप में, ये स्टेप 1 में आपने निकाला और ये आपने स्टेप 2 में निकाला लीस्ट वैल्यू। तो सिंपल रेशियो ऑफ एन एलिमेंट क्या करोगे, उस एलिमेंट के आपने जो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकाले उसको क्या करोगे, सभी रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स में सभी रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स में जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उसे डिवाइड करा दोगे। समझे क्या? रूल्स लिखो पहले। लिखा गया? लिखा गया? फोर्थ, मल्टीप्लाई, फोर्थ क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई द simple ratio of each element obtained by a, ये लिख लो पहले, ये कल समझेगा, अभी आज नहीं समझेगा, by a suitable integer, by a suitable integer if necessary, by a suitable integer if necessary, by a suitable integer if necessary in order to, ये बस लिख लो, ये कल समझाऊंगा, in order to obtain a whole number ratio, ये आज नहीं समझेगा, ये कल समझेगा, in order to obtain a whole number ratio and then last using the ratio obtained in step 4 write down empirical formula, write down the empirical formula using the ratio obtained in step 4 write down the empirical formula। ठीक है, तो ये आज लिख लो इतना, कल मैं इसके क्वेश्चंस लेता हूं एम्पिरिकल फॉर्मूला के। ठीक है, चलो विल स्टॉप हियर।
थैंक यू। कल जो काम दिया था हो गया क्या? ठीक है, उसका डिस्कशन लेते हैं, मैं ये थोड़ा पढ़ा दूं पहले। ठीक, चलो, विल स्टॉप हियर, थैंक यू। समझ में आया क्या आज थोड़ा बहुत जो पढ़ाया? समझ में आया कि होमवर्क वाज नॉट विजिबल का क्या मतलब है? होमवर्क वाज नॉट विजिबल का मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है? होमवर्क वाज नॉट विजिबल क्या मतलब है इसका? मैंने टेलीग्राम में पोस्ट किया है। क्षितिजा क्या कहना चाहते हो आप? होमवर्क वाज नॉट विजिबल इसका मतलब क्या है? नॉट विजिबल का क्या मतलब है? क्षितिजा आप क्या बोल रहे हो? होमवर्क वाज नॉट विजिबल क्या कहना चाहते हो आप? मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया है ना। मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला पहले पढ़ा दूं, फिर मैं डिस्कशन लेता हूं होमवर्क का, ठीक है ना? ठीक है, चलो चलो, विल स्टॉप हियर, थैंक यू।